नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के समक्ष एक हमारा क्या है दोस्तों, मच अवेटेड, मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है जो हमें कहां दिखता है दोस्तों कि आपका जो इतिहास वाला भाग है उसके अंतर्गत हमें यह चैप्टर दिखता है। इतिहास यानी कि जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अपने इस चैप्टर को देखते हैं। तो जो क्लास 9th के हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि आपके पास सोशल स्टडीज के अंतर्गत आपका इतिहास वाली जो पुस्तक है उसके अंतर्गत हमें यह चैप्टर दिखता है। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक, काफी मजेदार और काफी आप देखते हैं कि नई नई बातों को आपके सामने रखने वाला ये चैप्टर होगा। तो कुर्सी की बेटी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बांध लीजिए क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के संदर्भ में बहुत सारी बातों को आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास है। लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, बहुत सारे बिंदु को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक शब्द आप सभी के समक्ष रखा गया है जिसे कहा जा रहा है लिबरल, है ना, या फिर उदारवादी। ये लोग कौन होते हैं, है ना, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों ये रूस के बारे में है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग रशिया भी कहते हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा आप देखते हैं कि रूस, जिसे हम लोग रशिया भी कहते हैं, आज के समय में इसे एक कंट्री के तौर पे पुकारा जाता है, लेकिन आज से अगर हम लोग लगभग 100 साल पीछे चले जाएं तो ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि यहां पर एक राजा का राज हुआ करता था और उस राजा ने किस तरीके से अपने देश को चलाया और लोग उसके खिलाफ क्या करते हैं दोस्तों, क्रांति करते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप सभी को बताएगा कि कैसे रूस के अंदर आप देखते हैं कि क्रांति होती है, रूस का जो राजा था उसको हटाया जाता है और इसको हटाने में बहुत से नए नए लोग आते हैं, बहुत से लिबरल लोग आते हैं, बहुत से रेडिकल लोग आते हैं, बहुत से कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी सोच को मानने वाले लोग हमें रूस के अंतर्गत देखते हैं। और उसी के साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि रूस के अंदर जो वहां पर रहने वाले लोग थे वो मुख्य तौर पर कौन सा काम किया करते थे, वो किस प्रकार के काम को किया करते थे वो जानेंगे। और रूस के अंदर ना एक प्रकार की सोच आ जाती है जिसे हम लोग समाजवाद कह रहे हैं और ये जो समाजवाद की सोच थी यही क्या करती है, यही रूस के लोगों के अंतर्गत आप देखते हैं कि राजा के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और ये समाजवाद मुख्य तौर पर होता क्या है हम लोग ये जानेंगे। समाजवाद यूरोप में कहां से आया और इसने रूस की क्रांति को किस तरीके से प्रभावित किया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। लेट्स बिगिन दी क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं किस चीज की दोस्तों, जब भी हम लोग मुख्य तौर पर बात करते हैं फ्रांस की क्रांति, है ना। आप लोगों को याद होगा, हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हम सभी को पता है कि ये जो फ्रांस देश था इसके अंतर्गत जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। यानी कि फ्रांस के अंदर जो वहां का राजा था उस राजा को हटाने के लिए लोगों ने क्या किया था दोस्तों, विरोध किया था। क्रांति को ही हम लोग विरोध कहते हैं और वहां के राजा को हटा दिया था। कुछ ऐसी ही स्थिति दोस्तों हमें देखने को मिलती है, कहां पर, कुछ ऐसी ही स्थिति हमें रूस के अंतर्गत देखने को मिलती है ना। और रूस का जो शासक था उसके खिलाफ आप देखते हैं कि जनता सड़कों पर आती है और जनता राजा को हटाने की कोशिश करती है। तो आखिर मुख्य तौर पर ये जो रूस की जनता थी ये किस तरीके से सड़कों पर आती है और रूस के अंतर्गत क्रांति से पहले लोगों की क्या क्या सोच रही थी, समाज के अंतर्गत लोग किस किस विचारधारा को, किस किस सोच को माना करते थे, वो हम देखेंगे। मुख्य तौर पर जो हमारी ये रूस की क्रांति है वो साल 1917 में घटित हुई, लेकिन ये पूरा का पूरा अध्याय आपको ये बताएगा कि रूस में साल 1917 से पहले कोई ना कोई तो वजह रही होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि अचानक एक दिन में जनता को गुस्सा आया, जनता सड़कों पर आई और उसने राजा के खिलाफ विरोध करना शुरू किया, राजा के खिलाफ क्रांति करी। ऐसा नहीं होता। आप सभी को पता है कि बहुत सारे घटनाक्रम रहते हैं, बहुत सारी वजह रहती है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जनता में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता है और फिर यह गुस्सा एक प्रकार से आप देखते हैं कि ज्वाला में परिवर्तित हो जाता है। तो रूस की क्रांति से पहले वहां के समाज में लोग किस तरीके के थे, वो किन सोच को रखा करते थे, उनके क्या क्या आइडियाज हुआ करते थे,
उसको हम लोग सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा गया है दोस्तों, जिसे हम लोग लिबरल या फिर उदारवादी शब्द कहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को वर्तमान परिपेक्ष में भी बहुत बार न्यूज के अंदर, बहुत बार आप देखते हैं कि अखबारों के अंदर इस शब्द को पढ़ा होगा। ये लिबरल क्या होते हैं या फिर लिबरल उदारवादी कौन होते हैं? देखिए, किसी समाज के अंतर्गत ऐसे लोग जो क्या करते हैं दोस्तों, जो बदलाव को लाना चाहते हैं। देखिए, हर समाज के अंतर्गत कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जिससे समाज को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। रूस के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो रूस में भी बहुत सारी गलतियां हुआ करती थी। जिस तरीके से शासन को चलाया जा रहा था वो सही नहीं था। तो बहुत से ऐसे लोग थे रूस के अंतर्गत, उनका यह मानना था कि रूस के अंदर ना भाई परिवर्तन आना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि रूस में बदलाव को लाना चाह रहे थे, उनको हम लोग या तो लिबरल कह रहे हैं या फिर उदारवादी कह रहे हैं। और ये मुख्य तौर पर हर धर्म का सम्मान किया करते थे। इनका मानना था कि जो भी धर्म रूस के अंतर्गत मौजूद है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, या फिर अलग अलग जो भिन्न भिन्न हमें यूरोप के और रूस के अंतर्गत धर्म दिखते हैं, उन सभी धर्मों का आप देखते थे कि ये जो लिबरल लोग थे या फिर उदारवादी लोग थे, बहुत सम्मान किया करते थे। उसी के साथ आप देखते हैं कि लिबरल लोगों की ये मांग थी कि जन्म के आधार पर जो मिलने वाले अधिकार है ना, वो पूरे तौर पर गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस के अंतर्गत आप देखते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च घराने में पैदा हो जाता था या फिर राज परिवार में पैदा हो जाता था, तो उसके पास कुछ स्पेशल अधिकार हुआ करते थे। इन उदारवादियों का या फिर आप देखते हैं कि लिबरल लोगों का ये मानना था कि जन्म के आधार पर दिया जाने वाले ये जो अधिकार हैं ये सही नहीं है, बल्कि लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए, बल्कि लोगों को अगर कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तो वो उनकी योग्यता के आधार पर देनी चाहिए। तो इस बात का आप देखते थे कि आपके लिबरल लोग समर्थन करते थे। और उसी के साथ साथ ये चाहते थे कि देश के अंदर क्या हो दोस्तों, देश के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया जाए। तो जितने भी लिबरल लोग थे वो राजा को पसंद नहीं कर रहे थे, राजतंत्र के खिलाफ थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये रूस के अंदर बदलाव लाना चाह रहे थे और मुख्य तौर पर ये जन्म के आधार पर जो मिलने वाला अधिकार था उसके भी खिलाफ हुआ करते थे। अगर इसके साथ साथ हम लोग देखें कि ये जो लिबरल लोग थे दोस्तों, ये लोकतंत्र तो लाना चाहते ही थे, उसी के साथ साथ ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका को भी स्थापित करना चाहते थे कि रूस के अंतर्गत मुख्य तौर पर क्या होना चाहिए कि रूस के अंतर्गत लोकतंत्र आना चाहिए, यानी कि जनता ही देश को चलाए, जनता के पास देश को चलाने की पावर होनी चाहिए। और देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायालय भी होने चाहिए। स्वतंत्र न्यायालय का मतलब कि देश में एक स्वतंत्र कोर्ट हो और ये कोर्ट जो हो वो सरकार के हर काम पर नजर रखे, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है उस पर नजर रखने की बात हमारे लिबरल लोग रूस के अंतर्गत किया करते। तो रूस में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहे थे। इसमें सबसे पहली जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो हैं लिबरल, और वो किस तरीके की सोच को रख रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, लिबरल लोगों की आप देखते हैं कि लिबरल लोग पूरे तौर पर लोकतांत्रिक विचारधाराओं को नहीं मानते थे। हाँ, इनका मानना था कि भैया लोकतंत्र आना चाहिए, और लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर तो सबको शामिल किया जाता है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि लिबरल लोग जो रूस के अंतर्गत हुआ करते थे वो पूरे तौर पर लोकतांत्रिक नहीं थे, है ना। ये क्या कर रहे थे दोस्तों, इनका ये मानना था कि जो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है कि भैया वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आप देखते थे कि इस बात से लिबरल लोग जो रूस में थे वो सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि सिर्फ वोट देने का अधिकार पुरुषों के पास ही होना चाहिए और उन्हीं पुरुषों के पास जिनके पास संपत्ति थी। तो ये लिबरल लोग जो हैं दोस्तों, ये बदलाव लाना चाह रहे थे, ये सबके धर्म का सम्मान कर रहे थे, ये लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, उसी के साथ ये न्यायपालिका को बनाना चाह रहे थे। लेकिन इनके अंतर्गत पूरे तौर पर हमें लोकतंत्र नहीं दिखता, क्योंकि ये सबको शासन में शामिल नहीं कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आप देखते हैं कि पुरुषों को, और वो भी वो पुरुष जिनके पास संपत्ति होती थी ना, उनको आप देखते थे कि शासन में शामिल करने की बात कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि ग्रुप था रूस के अंतर्गत जो इस विचारधारा को मानता था, तो इसको हम लोग लिबरल या फिर उदारवादी कहते थे। भाई दूसरी विचारधारा भी मानने वाले लोग हमें दिखते थे। हम देखते थे कि हमारे रूस के अंतर्गत दोस्तों हमें एक और प्रकार की क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि विचारधारा को मानने वाले लोग दिखा करते थे, जिसे हम लोग रेडिकल कहते हैं, है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो लोग हैं ये मुख्य तौर पर रेडिकल लोग हैं। हमारे जो उदारवादी लोग थे या फिर लिबरल लोग थे वो बदलाव या फिर समाज में जो कुरीतियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको बदलने के लिए तैयार थे। अगर हम लोग बात करते हैं रेडिकल लोगों की, तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि ये उदारवादी लोगों से या फिर लिबरल लोगों से पूरे अलग थे। अच्छा, ये जो रेडिकल लोग थे दोस्तों, आप देखते हैं कि ये महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करते थे। रेडिकल लोगों का ये कहना था कि भैया महिलाओं को भी वोट मिलना चाहिए। उदारवादी जो लोग हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो उदारवादी लोग हैं ये बदलाव को चाह रहे हैं लेकिन महिलाओं को
वोट नहीं दे रहे, लेकिन जो रेडिकल लोग हैं ये मुख्य तौर पर क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं के वोट देने के समर्थक हैं, ये महिलाओं को भी वोट देने का मौका दे रहे हैं। उसी के साथ इनका मानना था रेडिकल लोगों का कि जो धनी जमींदार हैं और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इनके खिलाफ भी ये कार्य करते थे। इनका मानना था कि जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इन्होंने गरीबों का शोषण किया है। तो रेडिकल लोग मुख्य तौर पर आप देखते थे कि गरीबों के मसीहा के तौर पर रूस के अंतर्गत अपनी पहचान बना रहे थे। और इनका मानना था कि हर व्यक्ति के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति का मतलब कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन है या फिर मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, रेडिकल लोगों का मानना था कि देश के अंतर्गत कोई भी संपत्ति प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रॉपर्टी पर देश की सरकार का ही कब्जा होना चाहिए और देश की सरकार ही ऐसे काम करे जिससे लोगों का, सब लोगों का विकास हो सके। तो हमारे जो रेडिकल लोग थे ये उदारवादियों से अलग थे, ये महिलाओं का समर्थन करते थे, महिलाओं को वोट देने की बात कर रहे थे। ये जमींदारों और फैक्ट्रियों को जो स्पेशल अधिकार मिले हुए थे ना रूस में, इनको ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, उसके खिलाफ थे। उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे ये जो रेडिकल लोग थे दोस्तों, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ थे। इनका मानना था कि देश के अंतर्गत पूरी की पूरी जो जमीन है, पूरी जो प्रॉपर्टी है, वो देश की सरकार की है, किसी एक व्यक्ति का किसी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इनका मानना था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने देश की समस्त संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया है। तो इस बात के आप देखते हैं कि बहुत घोर विरोधी होते थे हमारे रेडिकल लोग। तो अब तक दो विचारधाराओं को हमने देखा, या फिर दो विचारधाराओं के मानने वाले लोग जो हमें रूस के अंतर्गत बड़े स्तर पर दिखते हैं दोस्तों, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब लेके चलते हैं एक और समूह की तरफ दोस्तों आपको, है ना। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को लेके चलते हैं तीसरे समूह की ओर। तो रूस के अंतर्गत एक तीसरी विचारधारा को मानने वाले लोग भी थे, जिनको हम लोग कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, रूढ़िवादी। अब ये रूढ़िवादी कौन है, इसको समझने की कोशिश आप और हम करते हैं, है ना। देखिए रूढ़िवादी लोग दोस्तों मुख्य तौर पर ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि जो व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था चलती आ रही है ना, बस ये सबसे बढ़िया है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है ना। तो रूढ़िवादी लोग या फिर आप देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये रूस के अंतर्गत ऐसे लोग थे जो मुख्य तौर पर राजा जिस तरीके से शासन कर रहा था उसको पसंद करते थे। राजा के आप देखते हैं कि एक प्रकार से ये चापलूस थे, जिस तरीके से राजा शासन को चलाता था उसको ये पसंद करते थे और उसको वो बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते थे कि जैसी पुरानी व्यवस्था है जस की तस वैसी ही बनी रहे। वो उसकी वकालत करते थे, उसका समर्थन करते थे। लेकिन जब आप देखते हैं कि 1789 में फ्रांस के अंतर्गत क्रांति होती है और इस क्रांति का जो पूरा का पूरा आप देखते हैं कि जो प्रभाव पड़ा था वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी पड़ा था और रूस के अंतर्गत भी जो लोग थे उनको समझ में आया कि भाई जब फ्रांस के लोग अपने राजा से परेशान है और राजा अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो राजा को हटा दिया वहां की जनता ने। और रूस की जनता को भी यह समझ में आया कि अगर हमारा भी शासक सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम इसको हटा सकते हैं। वहीं वो लोग जो मुख्य तौर पर रूढ़िवादी सोच को रखा करते थे, जो राजा के समर्थक थे, जब उन्होंने देखा कि भैया फ्रांस के अंतर्गत क्रांति हुई है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि रूस में जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हां चलो हम बदलाव को पसंद करते हैं, हम बदलाव को लाने के लिए तैयार हैं, है ना। रूढ़िवादी लोग पहले तो मुख्य तौर पर ये बिल्कुल भी बदलाव को पसंद नहीं करते, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई फ्रांस में क्रांति हो गई, पूरी सत्ता को बदल दिया गया, राजा को हटा दिया गया, राजा को फांसी लगा दी गई लुई 16 को, तो उसके बाद आप देखते हैं कि रूस में जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि भैया हम तो बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक बात यह भी रखी कि मुख्य तौर पर क्या नहीं होना चाहिए, जो बदलाव की गति हो ना वो बहुत धीमी होनी चाहिए, यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस में, एकदम ऐसा नहीं हो कि एकदम से शासन व्यवस्था को पलट दिया जाए। बदलाव को ये स्वीकार कर रहे थे, लेकिन इनकी बात यह थी कि बदलाव बहुत तेजी के साथ नहीं आना चाहिए। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि रूस की क्रांति तो साल 1917 में शुरू होती है दोस्तों, लेकिन हम देखते हैं कि तीन बड़ी विचारधाराओं के मानने वाले लोग हमारे पूरे के पूरे रूस के अंतर्गत हमें दिखते हैं और ये किस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं को मान रहे थे वो हमने देखा, है ना। और हर एक विचारधारा के अंतर्गत बहुत सारे लोग हमें जुड़ते हुए दिखते हैं। हमने उदारवादियों के बारे में पढ़ा जो बदलाव को पसंद करते हैं लेकिन महिलाओं को वोट नहीं दे रहे, रेडिकल लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं, महिलाओं को भी वोट दे रहे हैं, और रूढ़िवादी लोग आपको दिखता है कि दोस्तों ये मुख्य तौर पर पुरानी विचारधारा को ही पसंद कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक ये तीन बड़ी बड़ी सोच हम देखते हैं कि हमें रूस के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब यहां से दोस्तों हम लोग एक नए बिंदु को आप सभी के सामने रख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है औद्योगिक समाज, यानी कि रूस की क्रांति से पहले
आखिर वहां पर जो लोग थे वो किस तरीके से कार्य करते थे, उन लोगों की सोच क्या थी वो तो हमने देख लिया। कुछ लोग उदारवादी विचारधारा को पसंद करते थे, कुछ लोग मानते थे कि भैया जी जो तरीका चलता आ रहा है रूढ़िवादी कंजर्वेटिव उसके साथ वो चलते थे, और कुछ लोग थे जो रेडिकल थे जिनका मानना था कि महिलाओं को अधिकार मिले, जो स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं फैक्ट्री के मालिक को, धनी जमींदारों को, उनके अधिकार खत्म हो, निजी प्रॉपर्टी खत्म हो, रेडिकल लोग भी हुआ करते थे। यहां पर इस बिंदु में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा जो रूस था उसमें लोग किस तरीके के कार्यों के अंतर्गत संलग्न थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियों का खुलना हुआ यूरोप में, या फिर हम देखते हैं कि ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों के अंतर्गत दुनिया में सबसे पहले कारखाने खुले और उसके बाद फिर यही कारखाने आप दुनिया के अलग अलग देशों में खुलते हुए देखते हैं। और जो रूस, जिसे हम लोग रशिया भी कहते हैं, रूस साम्राज्य भी कहते हैं, आप देखते हैं कि वहां पर भी इसका बहुत जबरदस्त गहरा प्रभाव पड़ा। और बड़ी संख्या में हम लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों बड़ी संख्या में रूस के अंतर्गत क्या होने शुरू हो गए दोस्तों, आप देखते हैं कि बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने शुरू हो गई। अच्छा, इस पूरे के पूरे जब ये कारखाने स्थापित हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, औद्योगिकरण हो गया, तो हर दिन के हिसाब से आप देखते थे कि काम के घंटे लंबे होते गए और मजदूरी कम होती गई। शुरुआत में जब कारखाने खुले थे तो 8 घंटे काम हो रहा था, अच्छी मजदूरी मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि मांग बढ़ती चली गई और मांग बढ़ने की वजह से काम तो बढ़ा दिया गया, काम के घंटे 12-14 कर दिए गए और जो मजदूरी जितनी मिला करती थी उससे भी कम कर दी गई। तो आप देखते हैं कि एक बड़ी ही दुविधा वाली सिचुएशन औद्योगिक मजदूरों की थी। जो मजदूर इन उद्योगों के अंतर्गत रूस में काम कर रहे थे उनके लिए जीवन आप देखते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि जो बेरोजगारी थी वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जो लोग काम करना चाहें लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा था। तो रूस के अंतर्गत बड़ी मात्रा में लोग काम करने को तो तैयार थे, लेकिन जितनी जनसंख्या थी उतनी जनसंख्या के लिए उतने कारखाने और फैक्ट्रियां मौजूद नहीं थी। तो बड़ी मात्रा में हम लोग देखते हैं कि रूस के अंतर्गत बेरोजगारी मौजूद थी। अच्छा, शहरों के विस्तार के साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो मकान और गंदगी थे कि लोग जो थे दोस्तों वो क्या करने लगे, लोग जो थे जब फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई, और ये फैक्ट्रियां मुख्य तौर पर कहां पर बनी, ये फैक्ट्रियां मुख्य तौर पर शहरों के अंदर बनी, तो लोग क्या करने लगे दोस्तों, लोग शहरों की तरफ आने लगे। गांव से पहले जो लोग थे वो मुख्य तौर पर गांव में रहा करते थे और गांव में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब फैक्ट्रियां खुली, मजदूरों की जरूरत हुई, तो लोग गांव से शहरों की तरफ आए काम करने के लिए। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि शहर शुरुआत में जो साफ होते थे, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वहां पर मकानों की कमी होने लगी और शहर के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि गंदगी की समस्या बढ़ती चली गई, है ना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले लोग रहे थे जो रूस के अंतर्गत हमें दिखते हैं, भाई ये मजदूरों के बारे में या फिर जो फैक्ट्रियां चल रही थी उनके बारे में क्या सोच रखते थे वो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे लिबरल लोग हैं, लिबरल मतलब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे उदारवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, हमारे जो लिबरल या फिर उदारवादी और रेडिकल लोग थे, उनके पास आप देखते हैं कि इन लोगों के पास ज्यादातर फैक्ट्रियां और संपत्ति हुआ करती थी और वो चाहते थे कि मुख्य तौर पर औद्योगिकरण का लाभ मजदूरों को मिले। आप सभी ने ये देखा पीछे पॉइंट्स में कि रेडिकल लोग और उसी के साथ साथ हमारे जो लिबरल या फिर उदारवादी लोग हैं वो सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और अधिकतर फैक्ट्रियों के मालिक जो थे दोस्तों वो आपको क्या दिखते हैं, वो हमारे लिबरल या फिर रेडिकल लोग ही दिखते हैं। और ये कोशिश कर रहे थे कि भैया जी अगर हमें लाभ हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस लाभ का फायदा हम अपने मजदूरों को भी दें। और उनका मानना था, है ना, जितने भी हमारे लिबरल और रेडिकल विचारधारा को मानने वाले लोग थे उनका मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक होने चाहिए। उनका मानना था कि हमारे मजदूर शिक्षित होने चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, अगर वो पढ़े लिखे होंगे और अच्छी फैसिलिटीज उनको मिलेंगी, अच्छा रहने का उनको जगह मिलेगी, तो वो अपनी जो काम का उत्पादन होता है उसे बढ़ा सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कुछ लिबरल और जो रेडिकल लोग थे उनकी इच्छा थी कि साल 1815 में बनने वाली हर तरह की सरकारें समाप्त हो जाएं। आप देखते हैं कि 1815 के अंतर्गत कुछ लिबरल या फिर रेडिकल जो लोग थे उनका मानना था कि भैया जी पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। कुछ जो फैक्ट्रियों के मालिक थे जो लिबरल विचारधारा या फिर आप देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे, उनका मानना था कि एक नई शासन के स्वरूप को हमें रूस के अंतर्गत स्थापित करना चाहिए, है ना। तो औद्योगिक समाज किस तरीके से था वो हमने देखा, है ना, कि धीरे धीरे बढ़ती हैं फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियों के बढ़ने से लोगों पर काम बढ़ता है,
बेरोजगारी बढ़ती है, शहर गंदा होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो लिबरल और रेडिकल लोग थे वही फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो मजदूरों का जीवन अच्छा करना चाहते थे, उनको शिक्षित करना चाहते थे, स्वस्थ जीवन देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनका भी फायदा होगा, ज्यादा उत्पादन होगा और देश का भी फायदा होगा। ये विचारधारा आप देखते थे कि रेडिकल लोगों की हुआ करती थी। तो यहां तक की बातें तो हमने देखी, है ना। अब भैया जी एक नई आइडिया आप देखते हैं कि एक नई सोच, एक नई विचारधारा की एंट्री दुनिया के अंतर्गत आती है, और फिर यही जो सोच थी ये यूरोप में शुरू होती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये फिर रूस पहुंच जाती है ना। तो क्या है पूरी कहानी, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फोकस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से शासन को चलाने के स्वरूप दिखते हैं। जैसे हमें क्या दिखता है दोस्तों, जैसे हमें दिखता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है भैया जी, राजतंत्र का मतलब होता है कि एक राजा होगा, और जो राजा होगा ना दोस्तों वो क्या करेगा, वो मुख्य तौर पर पूरे देश पर शासन करेगा। जो राजा कह देगा वो पत्थर की लकीर होगा, और हर एक व्यक्ति को उस बात को मानना होगा। दूसरा शासन करने का जो हमें तरीका दिखता है दोस्तों, उसको अपन लोग कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र के अंतर्गत हमें पता है दोस्तों कि क्या होता है कि देश की जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुनती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये चुने हुए लोग देश को चलाते हैं। ऐसे ही देश को चलाने का एक और तरीका है जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। ये जो समाजवाद का आइडिया था या फिर जो समाजवाद की सोच थी, ये यूरोप से शुरू होती है दोस्तों, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रूस पहुंचती है। तो क्या है समाजवाद, इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो समाजवाद दोस्तों एक क्रांतिकारी आइडिया है। समाजवाद जो है ये एक बहुत ही बदलाव लाने वाला आइडिया है, जिसमें यह कहा जाता है कि भैया जी जो निजी संपत्ति है इसको समाप्त कर देना चाहिए। समाजवादियों की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, वकालत। सब समाजवादियों की सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां अगर हमें दिख रही हैं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर हमें कोई भी परेशानी दिख रही है, समाजवादियों की यह सोच है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, निजी संपत्तियां हैं। और इनका यह मानना है कि इसी प्राइवेट संपत्ति की वजह से क्या हुआ कि शुरुआत में कुछ लोगों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया, जमीनों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद यही कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी सब लोग गरीब हो गए। अमीर गरीब का अंतर हुआ। आप देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह समाजवादियों का मानना है कि यह निजी प्रॉपर्टी ही है, और इनका मानना है कि अगर हमें समाज को बेहतर करना है तो हमें निजी संपत्ति को समाप्त करना होगा, और समाज को आप देखते हैं कि वर्ग विहीन, समाज में जो अमीर गरीब का अंतर है ना, इसको समाप्त करना होगा। उसी के साथ आप देखते हैं कि समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है ये समाप्त करना होगा, और समाज को वर्ग विहीन बनाना होगा कि भाई ऊंच नीच, कि भाई हम ऊंचे हैं, हम अच्छे हैं, हम अमीर हैं, तुम गरीब हो, तुम बेकार हो। ऐसा ये जो समाज बना हुआ है, इसकी वजह समाजवादियों का मानना है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही, और इसी को हमें समाप्त करने की जरूरत होगी। और समाजवादियों की वकालत थी कि मुख्य तौर पर हमें एक ऐसा समाज निर्मित करना होगा जिसके अंतर्गत कोई भी वर्ग नहीं हो, है ना। अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जितने भी समाजवादी भाई थे उनको लगता था कि निजी संपत्ति ही समाज की सभी समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों का यह मानना है कि मुख्य तौर पर जब मनुष्य ने अपने जीवन को स्थापित किया, जब मनुष्य थोड़ा सभ्य हुआ, जब हमें थोड़ी बहुत समझ आई, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर लिया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया, और यही जो मुट्ठी भर लोग थे, फिर आप देखते हैं कि इन्हीं की जनरेशंस आगे चलते चलते मजबूत होती चली गई, और यही क्या होते चले गए दोस्तों, यही लोग धनी बन गए, और जिन के लोगों ने संसाधनों पर अधिकार नहीं किया वो गरीब होते चले गए। तो आप देखते हैं कि समाजवादियों की सबसे बड़ी बात यही थी कि भैया जी ये जो निजी संपत्ति है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से समाज के अंतर्गत ऊंच नीच का मतभेद दिख रहा है जातियों के आधार पर, इसी वजह से समाज में अमीर गरीब का अंतर दिख रहा है। तो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उसको जोड़ दिया गया था समाजवादियों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी से। और उनका मानना था कि मुख्य तौर पर जो पूंजीपति लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं भैया जी, वो तो सिर्फ अपने मुनाफे की सोचते हैं। जो अमीर आदमी है उसको तो सिर्फ अपना लाभ चाहिए। अब गरीब आदमी कैसा जीवन गुजारे, कैसी जिंदगी गुजार रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसका घर किस तरीके से चल रहा है, ये अमीर आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका मानना था, हमारे समाजवादियों का मानना था कि जिस भी देश के अंतर्गत अगर कोई भी सरकार हो तो वो मुख्य तौर पर क्या करे, वो पूरी देश की संपत्ति पर क्या करे, अपना कब्जा रखे। देश के अंतर्गत जो पूरी संपत्ति होगी वो देश की सरकार की होगी, और देश की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी। क्या करेगी, देश के अंतर्गत क्या होना चाहिए,
एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हटाना चाहिए, देश की सारी संपत्ति देश की सरकार के अधीन होनी चाहिए और देश की सरकार ही देश की फैक्ट्रियां हुई, कारखाने हुए, बाग हुए, हर एक चीज पर अपना कब्जा करेगी और देश के अंतर्गत जिन चीजों को बनाएगी उसका उद्देश्य होगा कि भाई हमें समाज का कल्याण करना है। तो ये जो सोच थी दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं समाजवादी सोच, है ना, जो मुख्य तौर पर हमें कहां से पैदा होती हुई दिखती है, जो शुरुआत होती है जिसकी यूरोप में। अब यूरोप से आप देखते हैं कि यही सोच धीरे धीरे कहां पहुंचने लग जाती है दोस्तों, ये अलग अलग इलाकों में पहुंचती है, फिर रूस भी पहुंचेगी। ठीक है, हम देखते हैं कि जो कुछ हमारे समाजवादी लोग थे, जो हमारे कुछ समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उनका मानना था कि भैया जी कोऑपरेटिव सिद्धांत पर भी इन लोगों को भरोसा था। कोऑपरेटिव सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि मुख्य तौर पर लोग क्या करेंगे दोस्तों, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक प्रकार से जो जनता है वो क्या करेगी, वो अपने ही ग्रुप बना लेगी और एक दूसरे की मदद की जाएगी। मान लीजिए कि एक समूह बना लिया गया, एक ग्रुप बना लिया गया, है ना, और उस समूह के अंतर्गत 10 लोगों को रख दिया गया और ये 10 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, मान लीजिए कि ये 10 ग्रुप के जो लोग हैं ये हर एक महीने में 100-100 रुपए रख रहे हैं और उसके जरिए इनके पास एक अच्छा अमाउंट पैदा हो जाता है। तो आप देखते हैं कि लोग खुद ही अपने ग्रुप बना बनाकर क्या करते हैं, मुख्य तौर पर अपनी जो समस्याएं हैं उनको संभालने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और सरकार तो मुख्य तौर पर कल्याणकारी कार्य करती है, सरकार भी लोगों की भलाई के कार्य करती है। तो समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर निजी संपत्ति। समाजवादियों का कहना है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाओ, देश की सरकार हर चीज पर अपना कब्जा करे। उसी के साथ साथ समाजवादियों का यह भी कहना है कि सरकारें जो काम करेंगी वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगी, लोगों की भलाई के कार्य करेंगी, लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं होगा। कुछ समाजवादियों का यह भी मानना है कि लोग अपनी भी मदद करेंगे, यानी कि वो अपने ग्रुप्स बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालेंगे और जिसको जरूरत होगी उसके हिसाब से फिर वो पैसा एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। तो इस विचारधारा को भी कुछ समाजवादियों के द्वारा आप देखते हैं कि प्रयोग में लाया गया। अब दुनिया में आप देखते हैं कि ये जो समाजवादी सोच रही थी, इसको आगे बढ़ाने में दो बड़े लोगों का हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, नाम आता है। एक हमें देखते हैं कार्ल मार्क्स जी, है ना। तो जब भी समाजवाद की बात आती है, सोशलिज्म की बात आती है, तो एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति है दोस्तों जिसने समाजवाद को दुनिया के अंतर्गत बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं कि सन 1818 से 1883 तक कार्ल मार्क्स का जीवन रहा था और इनका मानना था कि मुख्य तौर पर क्या करना होगा, ये जो हमारे मजदूर भाई है ना, इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि दुनिया के अंतर्गत जितने भी मजदूर हैं ये हमेशा से ही कमजोर रहे हैं। जितना भी हमारे मजदूर भाई रहे हैं, दुनिया के अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, उनके बारे में कार्ल मार्क्स कहता है कि इनको हमेशा से परेशान किया गया है, इनसे बहुत ज्यादा काम कराया गया है, इनको कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं और इन मजदूरों को ही क्या करनी होगी दोस्तों, इन मजदूरों को ही अपनी संस्था बनानी होगी, है ना। और ये जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री को चलाने की जो पावर इन्होंने अपने मालिकों को दे रखी है ना, इन मालिकों से पावर को लेकर मजदूरों के हाथ में पावर आ जाएगी। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि मुख्य तौर पर ये जो हम देखते हैं कि जहां पर पूंजीवाद यानी कि सिर्फ लाभ कमाने की नीति चलती है कि फायदा होना चाहिए, मालिक को फायदा होना चाहिए, बॉस को मुनाफा होना चाहिए, ये जो फायदा कमाने की सोच है ये हटाकर लोगों की भलाई की सोच होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर आप लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य जो होंगे, हमारे जो मजदूर होंगे, आने वाले समय के अंतर्गत अपनी संस्थाएं बनाएंगे और फैक्ट्रियों के ऊपर अपना शासन करेंगे और उसके बाद फिर इस प्रकार से सरकारें या फिर इस प्रकार से शासन होगा जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। तो कार्ल मार्क्स आपको दिखता है कि समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले बहुत ही बड़े विचारक रहे थे और उन्हीं के साथ फ्रेडरिक एंगल्स, ये रहे दोस्तों फ्रेडरिक एंगल्स, है ना। तो फ्रेडरिक एंगल्स जो थे दोस्तों, ये भी क्या करते हैं, यूरोप के अंतर्गत समाजवाद को आगे बढ़ाते हैं और ये भी कुछ नए आइडियाज समाजवाद के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। तो दो बड़े लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि समाजवाद को फला फूला गया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, है ना। तो दुनिया में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ये जो समाजवादी सोच थी ये फलने फूलने लग जाती है और दुनिया में जो अलग अलग मजदूर थे उनको लगता है कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें लूटा जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा शोषण होता है, हमारे साथ 16-16 घंटे काम कराया जाता है, हमें अच्छी मजदूरी नहीं मिलती है, हम इन जगहों पर रहते हैं वो रहने के लायक नहीं है, हमारे बच्चों का जीवन बहुत बेकार है। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो बात कर रहे हैं वो सही है और इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि अब दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये जो समाजवादी सोच थी ये
क्या होने लग जाती है बच्चों, पूरे यूरोप में फैल जाती है पहले तो, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती चली जाती है। और इसी दिशा में क्या होता है कि सन 1870 के बाद हम लोग देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत क्या होता है, एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड इंटरनेशनल क्या है? सेकंड इंटरनेशनल आप देखते हैं कि 1870 में 1870 के बाद बनी एक समूह या फिर एक ग्रुप है जो मुख्य तौर पर समाजवादी विचारधारा पर टिका है, जिसका यह कहना है कि भैया जी लोगों की भलाई के कार्य होने चाहिए। तो सेकंड इंटरनेशनल को आप लोग देखते हैं कि स्थापित किया जाता है। पहले तक तो यह सिर्फ आइडिया था, समाजवाद सिर्फ एक आइडिया था, लोगों को समझ में आने लगा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही परेशानियां थी, लेकिन अब लोगों को इस सोच पर यकीन होने लगा और अब धीरे धीरे लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ने लगे। अब ये जो सोच थी समाजवादी, ये जो आइडिया विचारधारा था, अब ये एक राजनीतिक ग्रुप में बदलने लग जाता है और आप देखते हैं कि एक ग्रुप बनता है जिसका नाम रखा जाता है सेकंड इंटरनेशनल, है ना। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लैंड था और जर्मनी था, तो यूरोप में हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में समाजवाद की बात पहुंचने लग जाती है। यूरोप के अलग अलग जो मजदूर थे वो पढ़ते हैं, उनको जानकारियां पता चलती हैं कि भाई सच में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो कह रहे हैं वो सच में एक अच्छी बात है, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर थे, उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए और उनका यह कहना था कि भैया जी ये जो हमसे काम कराया जाता है ना, हमारे जो फैक्ट्री के मालिक हैं हमसे 16-16 घंटे काम करा रहे हैं, हमसे 18-18 घंटे काम कराते हैं, ये नहीं चलेगा, काम के घंटे तय किए जाएं। आप देखते हैं कि एक प्रकार से ये चीज की डिमांड की जाती है और उसी के साथ ये कहा जाता है कि एक प्रकार से जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए कुछ फंड भी जमा करने चाहिए। जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो कुछ जो संपत्ति से होने वाला लाभ है, जो भी फायदा होता है फैक्ट्री के मालिक को, वो सारा फायदा खुद ना रखे, वो कुछ फायदा आप देखते हैं कि समाज या फिर मजदूरों की भलाई के लिए करे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे। इस बात को भी आप देखते हैं कि इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर रखते हैं। तो काम के घंटे निर्धारित हों, उनको क्या मिले दोस्तों, उनको वोटिंग राइट, है ना। देखिए धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लग जाती है। सिर्फ शुरुआत में वो काम के घंटों को निर्धारित करने की बात करते हैं, जब ये चीज तय होने लग जाती है तो फिर वो कहते हैं कि भैया जी हमें क्या चाहिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य की बेहतर करने के लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए। तो तुम्हें जो फायदा होता है हमारी वजह से हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो उस फायदे का कुछ जो पोर्शन होगा वो आप हमारे बच्चों की भलाई के लिए रखिए। और उसी के साथ साथ फिर वोटिंग राइट की भी मांग उठने लग जाती है कि मजदूरों को भी समाज के अंतर्गत वोट देने का अधिकार मिले। और ये सारी की सारी चीज क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी जो बात हो पा रही है ये समाजवाद की विचारधारा के साथ ही हो रही है। देखिए कितना क्रांतिकारी आइडिया है ना। क्रांतिकारी का मतलब कि मुख्य तौर पर ये एकदम से बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली एक शासन की पद्धति है समाजवाद। तो लोगों में आप देखते हैं कि यूरोप के अलग अलग देशों के जो मजदूर थे उनको लगता है कि भैया ये जो समाजवाद का तरीका है ये वास्तविकता में हमारे जीवन को बेहतर करेगा और बड़ी बड़ी संस्थाएं होने लग जाती हैं। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जर्मनी की बात की जाए दोस्तों, जर्मनी जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बना दी जाती है। भाई एक राजनीतिक दल बन जाता है ना। अब तक तो हमने देखा कि हाँ मजदूरों ने अपने ग्रुप्स बनाए, मजदूर अपने ग्रुप्स के जरिए अपने मालिकों से अपनी बातों को पूरा करा रहे थे। जो मजदूर थे यूरोप के अंतर्गत अलग अलग देशों के, वो समाजवाद को पसंद कर रहे थे और वो इससे अपनी परेशानियों को हल होते हुए देख रहे थे। जर्मनी के अंतर्गत एक बहुत बड़ी चीज हमें होते हुए दिखती है दोस्तों कि यहां पर तो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, एक राजनीतिक दल बनता है जो कहता है कि हम तो समाजवाद की विचारधारा से देश को चलाएंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे, है ना। आप देखते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत एसपीडी नामक एक संगठन बनाया जाता है। एसपीडी यहां पर पावर रेंजर नहीं है ना। यहां पर एसपीडी का मतलब क्या है दोस्तों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो जर्मनी है ना वहां पर पार्टी को पहले लिख दिया जाता है और डेमोक्रेटिक को बाद में लिख दिया जाता है, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर आप क्या देखते हैं कि दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पार्टी बनती है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि ये चुनाव में भाग लेते हैं और मुख्य तौर पर ये क्या करते हैं, ये जर्मनी के शासन में भी आने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये समाजवादी लोग चुनावों में भी भाग ले रहे हैं, मजदूर अपने संगठन बना रहे हैं और ये सभी समाजवादी विचारधारा से पूरे तौर पर प्रभावित हैं। सन 1905 में भाई ब्रिटेन के अंदर अंग्रेज जो थे दोस्तों, वहां पर भी आप देखते हैं कि एक पार्टी बनती है जिसे कहा जाता है लेबर पार्टी, जो आज के समय में भी वहां पर मौजूद है और वहां के मजदूरों की अधिकारों की बात ये करा करती थी। तो ये जो लेबर पार्टी थी ये भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ब्रिटेन के अंतर्गत बनाई गई थी और फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी को बनाया जाता है। तो पूरे तौर पर हम लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर, यानी ये साल 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, उस समय तक
हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर यूरोप के अलग अलग देशों में, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फिर और भी जो बड़े देश हमें यूरोप के अंतर्गत दिखते हैं, वहां पर समाजवादी विचारधारा फैल चुकी थी। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग जो मजदूर थे, उन्होंने अपने संगठनों को बना लिया था। बहुत से राजनीतिक दल भी हमें इन अलग अलग देशों के अंतर्गत जो समाजवाद से प्रभावित थे वो दिखते हैं। अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जी रूस में कैसे समाजवादी विचारधारा पहुंच जाती है और ये समाजवादी विचारधारा कैसे रूस के अंतर्गत रूसी क्रांति को शुरू करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ रूसी क्रांति के बारे में और हर एक बिंदु को बहुत सरलता के साथ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि साल 1917 में, है ना, रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि रूस की क्रांति यानी कि रूस में जो राजा को हटाने की कोशिश हुई वो हमें कब दिखती है दोस्तों? फरवरी के महीने में साल 1917 के अंतर्गत होते हुए दिखती है। तो साल 1917 में फरवरी में राजतंत्र के खात्मे से ही, है ना, और ये देखते हैं दोस्तों कि ये दो समय में होती है। जब भी हम लोग रूस की क्रांति की बात करते हैं तो ये मुख्य तौर पर हुई तो साल 1917 में है, लेकिन आप देखते हैं कि ये फरवरी में शुरू होती है और इसका जो पूरा का पूरा समापन होता है वो अक्टूबर के अंतर्गत होता है ना। तो रूस में साल 1917 में फरवरी में भी एक क्रांति होगी जिसे हम लोग फरवरी क्रांति कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर रूस में साल 1917 में अक्टूबर क्रांति भी होती है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और इन दोनों ही घटनाओं के साथ आप देखते हैं कि रूसी क्रांति जुड़ी हुई है, जिसके तहत रूस के अंतर्गत जो राजतंत्र था उसका खात्मा होता है और रूस के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और ये सारा परिवर्तन कैसा है दोस्तों? रूस के अंतर्गत ये जो समाजवाद के लोग हैं ना, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, ये बढ़ने लग जाते हैं, है ना। चलिए अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जी रूस में परिवर्तन होगा, रूस में बदलाव होगा, रूस में लोग आएंगे जो वहां के राजा को हटाएंगे। लेकिन राजा कौन है? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों रूस के अंतर्गत आखिर वो कौन सा ऐसा जालिम राजा था जिसके तहत लोग, जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। अब भैया जी ये रहा दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? यही है वो राजा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कि साल 1914 में मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम है दोस्तों इसका? ये रहा जार निकोलस द्वितीय। जार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जार का मतलब राजा ही होता है ना। रशियन लैंग्वेज में राजा को जार कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राजा निकोलस द्वितीय से कह सकते हैं, रशियन लैंग्वेज में से जार कहा जाता है। तो जार निकोलस द्वितीय आप देखते हैं कि ये राजा बनता है साल 1914 में। और आप देखते हैं कि साल 1914 में राजा नहीं बनता, मुख्य तौर पर इसका शासन उस समय तक फला फूला होता है और ये बहुत बड़े स्तर पर शासन कर रहा होता है पूरे के पूरे रूसी साम्राज्य पर। और अगर हम लोग अपने रूसी साम्राज्य को देखें दोस्तों, तो जो रशियन फेडरेशन थी, जो रशिया साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? अगर हम लोग देखें दोस्तों, आज के समय का फिनलैंड हुआ, लटाविया हुआ, लुथियाना हुआ, यूक्रेन हुआ, पोलैंड हुआ, एस्टोनिया हुआ, बेलारूस हुआ, ये सभी क्या थे दोस्तों? आप देखते हैं कि एक समय में रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। इन सभी पर कौन राज कर रहा था? इन सभी पर आप लोग देखते हैं कि ये जार निकोलस द्वितीय राजा शासन कर रहा था। ये जो आप देखते हैं कि रूसी साम्राज्य इतना बड़ा था कि ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और इसके अंतर्गत मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के भी कुछ देश शामिल थे। उसी के साथ आप देखते हैं कि जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान ऐसे देश जो थे, है ना, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी देश भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बड़े स्तर पर रूसी साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो यूरोप के भी कुछ भागों को अपने अंदर रखा हुआ था, एशिया के भी बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। तो बहुत बड़ा ये पूरा का पूरा रूसी साम्राज्य हुआ करता था। अगर हम लोग रूसी साम्राज्य के अंतर्गत देखें दोस्तों कि यहां पर जो लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे, है ना। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या हुआ कि पुरानी ईसाई जो धर्म थे, पुरानी ईसाई मान्यता, है ना, ईसाई धर्म से संबंधित जो पुरानी विचारधारा थी, है ना, उसको मानने वाले लोग मुख्य तौर पर रूसी साम्राज्य में हुआ करते थे, है ना। और उसी के साथ साथ हमें आप देखते हैं कि यहां पर कैथोलिक लोग भी हुआ करते। तो अगर हम लोग ईसाई धर्म को देखें, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, इसके अंतर्गत हमें दो रूप दिख जाते हैं ईसाई धर्म में। एक कहलाते हैं दोस्तों कैथोलिक, है ना, कैथोलिक, और दूसरे कौन से कहलाते हैं? दूसरे कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रोटेस्टेंट। अच्छा, कैथोलिक लोग वो हैं जो पुराने विचार हैं ईसाई धर्म के, उनको मानते हैं, है ना। कौन से विचार? पुराने विचारों को मानते हैं। और वहीं पर प्रोटेस्टेंट लोग वो होते हैं जो नए विचारों को मानते हैं, जो धर्म में बदलाव लाने की बात करते हैं। तो ईसाई धर्म के आप देखते हैं कि पुरानी विचारधारा को मानने वाले कैथोलिक लोग, प्रोटेस्टेंट लोग, मुसलमान लोग और बौद्ध धर्म, हर एक धर्म के बड़े बड़े धर्मों के मानने वाले लोग आपको दिखते हैं कि पूरे रूसी साम्राज्य के अंतर्गत दिख रहे थे। भाई इतना बड़ा साम्राज्य है तो भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपको यहां पर दिख रहे हैं। अगर हम लोग देखें
कि जब 20वीं सदी की बात की जाती है ना, 20वीं सदी को अगर हम लोग देखते हैं, या है ना, यानी कि दोस्तों हमारा जो सन 1900 के आसपास का समय है, उस समय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि रूस में लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है दोस्तों, वो खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। तो देश की लगभग 85% जनसंख्या अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करती है, खेती बाड़ी पर टिकी हुई है। अनाज को उगाया जाता है और फसलों को किया जाता है कुछ पॉकेट में, यानी कि कुछ रूस के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कारखाने भी हुआ करते थे। तो रूस में बड़ी मात्रा में लोग खेती किया करते थे 20वीं शताब्दी में। फिर हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में, कौन से इलाके, जैसे हमारा सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, या फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉस्को हुआ। तो मॉस्को शहर हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग शहर हुआ, यहां पर धीरे धीरे कारखाने खुलने लग जाते हैं। और उत्पादन का जो ज्यादातर हिस्सा था, जितनी भी आप देखते हैं कि कारखाने और फैक्ट्रियां थी, वो इन दो शहरों में ही बड़ी मात्रा में हमें दिखा करती थी। और अधिकतर कारखाने रूस में 1890 के आसपास खुलने शुरू हो गए थे। ठीक है, और आप देखते हैं कि इससे 1890 के आसपास रूस के इन दो बड़े शहरों में, मॉस्को में और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में कारखाने खुलते हैं। लेकिन देश की 85% जनसंख्या अभी भी खेती पर टिकी हुई है और 15% जनसंख्या कारखानों से अपना काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा रूसी साम्राज्य रहा, उसमें किस प्रकार के धर्म थे वो तो हमने देखे। रूसी अर्थव्यवस्था कैसी थी, रूस के अंतर्गत आप देखते हैं कि अधिकतर जितने भी ये कारखाने थे, इस पर निजी लोगों का अधिकार हुआ करता था, है ना, यानी कि प्राइवेट कारखाने हुआ करते थे। किसी व्यक्ति ने पैसे को जोड़कर अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई थी। तो रूस में आप देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में जितने भी बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां थी, उनके जो मालिक हुआ करते थे दोस्तों, वो प्राइवेट लोग थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को खड़ा किया था। और जो देश में बड़े कारखाने थे, सरकार उन पर नजर रखती थी। सरकार जो थी या फिर जो राजा था, वो देश में जो बड़े कारखाने थे उन पर नजर रखा करती थी। और वहां का जो शासक था, उसने न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटों को निर्धारित किया हुआ था। जार निकोलस ने यह कहा था कि भाई काम के घंटे निर्धारित हैं और उसी के साथ साथ जो मजदूरी तय हुई है उतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन इन नियमों को आप देखते हैं कि आसानी से जो फैक्ट्री के मालिक थे वो तोड़ते थे। नियम बना हुआ था, लेकिन नियम बनने के बाद भी जनता परेशान थी, क्योंकि नियमों को तोड़ते थे मजदूर, जो फैक्ट्री के मालिक थे, और इनके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं होता था, है ना। आप देखते हैं कि कई बार तो आप देखते थे कि मजदूरों से 15-15 घंटों तक कार्य कराया जाता था। तो रूस के अंतर्गत कानून तो बना हुआ था, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था और जनता परेशान थी। मजदूरों से 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है, उनको रहने के लिए जो डोमेट्री, यानी कि जो उनकी रहने की जगह है, कमरे हैं, वो भी बहुत खस्ता हाल हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा गंदे हुआ करते थे। और मजदूर लोगों को 15 घंटे काम कराएं, जब सोने के लिए जाए तो वो भी बहुत गंदी जगह होती थी। तो मजदूर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, या फिर आप लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान थे। अगर हम लोग देखते हैं कि जो मजदूर लोग रहे थे, मजदूरों के समाज में भी अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा पूरा का पूरा रूस रहा था, उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के हमें मजदूर देखने को मिल जाते हैं, है ना। कैसे, हम देखते हैं कि मजदूरों को भी अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत बांट दिया गया था। कुछ ऐसे मजदूर थे जो मुख्य तौर पर मूल गांव से जुड़े हुए थे, जो अपने गांव से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई थी और जो शहर में आकर कुछ समय के लिए बस गए थे कि भाई काम करेंगे, लेकिन वापस हमें अपने गांव की तरफ ही जाना है। कुछ ऐसे मजदूर हमें रूस के अंतर्गत दिखते हैं। वहीं कुछ ऐसे मजदूर भी थे दोस्तों जो क्या हुआ करते थे, जो बहुत ही उच्च श्रेणी के हुआ करते थे। उच्च श्रेणी का मतलब कि वो बहुत ज्यादा स्किलफुल, बहुत बेहतरीन मजदूर माने जाते थे। और वो क्या करते थे, वो धातु कर्मी थे। धातु कर्मी का मतलब कि वो लोहे को अलग अलग शेप देते थे, वो अलग अलग तरीके से उनको मोल्ड करते थे, है ना। आप देखते हैं कि वो अलग अलग चीजों को मोल्ड करते थे। और जो ये उच्च मजदूर हुआ करते थे, ये जो अच्छी कैटेगरी के मजदूर हुआ करते थे, इनकी अलग यूनिफॉर्म भी हमें देखने को मिलती थी, है ना। तो मजदूरों के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरी मौजूद हुआ करती थी, है ना। कुछ मजदूर थे जिनका यह मानना था कि भाई वापस घर चले जाएंगे। बहुत से ऐसे मजदूर थे जो धातु को बदल देते थे अलग अलग चीज में, तो इनको सबसे अच्छा मजदूर माना जाता था। इनको अच्छा पैसा भी मिलता था और आप देखते हैं कि इनके पास अच्छे कपड़े भी हुआ करते थे पहनने के लिए। बात की जाए दोस्तों किसानों की, रूस के अंतर्गत हमें पता है कि लगभग 85% जो हमारे लोग थे वो किसानी ही कर रहे थे। भाई किसानों के पास किस तरीके का जीवन था, अगर हम लोग देखें कि गांव में जो अधिकतर जमीनें थी उस पर किसान ही खेती किया करते थे, है ना। और आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, खेती तो किसान कर रहा है, खेती आप देखें कि रूस के अंतर्गत किसान कर रहा है, लेकिन जो जमीन है उस जमीन का मालिक किसान नहीं था दोस्तों। बड़ी अजीब बात है, किसान से खेती कराई जा रही है लेकिन किसान भूमिहीन है, उसके पास जमीन है नहीं, वो खेती करेगा।
खेती का मालिक कौन है? खेती का मालिक या तो राजा होता था या फिर आप देखते थे कि सामंत। सामंत का मतलब आप देखते हैं कि जमींदार हुआ करते थे गांव के अंतर्गत, या फिर आप देखते हैं कि जो चर्च है, जो धर्म से संबंधित चर्च हुआ करता था, उसकी जमीन हुआ करती थी। तो किसान ही कर रहा है, लेकिन उसके पास जमीन ही नहीं थी, वो इनके द्वारा दी गई जो जमीन थी उस पर खेती करता था, और उसके बाद काम करने के बाद इनको थोड़ा बहुत अनाज मिल जाया करता था। आप देखते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा दयनीय हुआ करता था। ये जितने भी सामंत हुआ करते थे या फिर जमींदार हुआ करते थे, ये बहुत जबरदस्त तौर पर भेदभाव करते थे हमारे किसान भाइयों के साथ, और इनको बहुत जबरदस्त परेशान किया जाता था। ये जो जार था या फिर जो राजा था, राजा ने क्या दिया हुआ था दोस्तों? राजा ने ना थोड़ी बहुत सुविधाएं दे दी थी जमींदारों को, है ना। राजा अब हर गांव में जाकर तो शासन नहीं कर सकता था, संभाल सकता था, तो राजा जार निकोलस जो था उसने क्या किया? उसने पावर दे दी जमींदारों को कि तुम पूरे गांव पर शासन करो, जिस तरीके से तुम गांव को चलाना चाहो, वहां से टैक्स लेना चाहो, जैसे फायदा करना चाहो वो करो। तो आप देखते हैं कि जार निकोलस के द्वारा बड़े स्तर पर क्या दे दिया गया था? इन जमींदारों को सत्ता दे दी गई थी, या फिर आप देखते हैं कि इनको पावर दे दी गई थी कि जिस तरीके से तुम गांव पर काम करना चाहो उस तरीके से काम करो। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर रूस में 85% जनसंख्या खेती कर रही है, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो किसान जो थे आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर परेशान थे, और वो जो बड़े हमारे ये जो किसान थे भाई, ये बदलाव की कोशिश की मांग कर रहे थे, है ना। और आप देखते हैं कि जो रूस के ये जो किसान थे ना, ये जमींदारों के द्वारा, ये जो सामंत लोग थे, उनसे ये चाहते थे कि इन जमींदारों ने जमीनों पर कब्जा क्यों किया हुआ है? भाई हम खेती करते हैं तो खेती का मालिक हमें बना दिया जाए ना, जमीन का मालिक हमें बना दिया जाए। ये जो जमींदार लोग हैं, इन्होंने सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, करते कुछ है नहीं, हमें परेशान करते हैं। और इसी बात को लेकर आप लोग देखते हैं कि बहुत बार हिंसा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और बहुत बार किसानों और जमींदारों के बीच में झड़प हो जाती है, और बहुत बार आप देखते हैं कि किसानों के द्वारा जमींदारों की हत्या कर दी जाती है, सामंतों की हत्या कर दी जाती है। रूस में हम देखते हैं कि साल 1902 के अंतर्गत बड़े स्तर पर जो जमींदार थे ना, अब वो डर कर रहने लगे थे कि भैया जी क्या हो जाएगा, किसान हम पर अटैक कर देंगे। और आप देखते हैं कि फिर समय गुजरता चला जाता है, और फिर साल 1905 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जो रूस को पूरे तौर पर क्या करती है? प्रभावित करती है ना, जिसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से भी पुकारते हैं। तो खूनी रविवार क्या है दोस्तों? कि बहुत से जो लोग थे, किसान थे, वो आ जाते हैं सड़कों पर अपनी बात करने के लिए, और जो राजा था जार निकोलस, राजा के महल के बाहर ये लोग आते हैं। राजा कहता है कि भाई मुझे पसंद नहीं है ये लोग, इन सबको मरवा दिया जाए। तो आप देखें किसान जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, रविवार के दिन ये लोग जमा हुए थे, और राजा जो था उन किसानों की बात को नहीं मानता, और उन सभी पर आप देखते हैं कि गोलियां चलवा देता है, उनको मरवा देता है। क्योंकि ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसको ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार भी कहा जाता है, और ये घटनाएं साल 1905 में बड़े स्तर तक पहुंचने लगी थी। इसको और डिटेल से हम अपनी अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि रूस के जो किसान थे वो आपको दिखता है कि अपनी जो जमीन थी वो कम्यून को सौंप दिया करते थे। कम्यून क्या है दोस्तों? एक प्रकार का पद है, या फिर आप देखते हैं कि एक प्रकार की पोस्ट है, जिसे मीर भी कहा जाता था। और ये जो कम्यून भाई साहब थे, ये क्या किया करते थे कि जमीन को, जैसे गांव है, कोई गांव है, इस गांव में आप देखते थे कि लोगों ने ये बात कही कि भैया हमें जमीन की जरूरत है। फिर क्या होने लगा? तो जो शासक करने वाले लोग थे उनको समझ में आया कि हाँ, हमें जमीनों को लोगों को बांटना चाहिए। इसके लिए एक पद को बनाया गया, एक व्यक्ति को तैयार किया गया जिसे मीर या फिर कम्यून कहा जाता है, जो जरूरत के हिसाब से क्या करता था? गांव की जमीनों को हर एक परिवार के साथ क्या कर दिया करता था? बांट दिया करता था। और इस तरह से रूस के जो किसान थे उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, सिर्फ किस लिए? अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए। क्या उनको जमीन मिल जाने के बाद उनकी समस्याएं समाप्त हुई? ये अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो हमने मुख्य तौर पर साल 1905 तक की घटनाक्रम को देखा। अभी रूसी क्रांति साल 1917 में शुरू हुई है, और ये फरवरी में शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। क्या होंगे इसमें घटनाक्रम और क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो क्विज के फॉर्म में है, उनको भी एक एक कर आप सभी के समक्ष डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमारी जो कहानी थी उसमें हमने मुख्य तौर पर किन किन चीजों को पढ़ा, एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हमने सबसे पहले रूस के अंतर्गत जो अलग अलग सोच विचारधारा को मानने वाले लोग रहे, लिबरल, रेडिकल, रूढ़िवादी, उनके बारे में पढ़ा। रूस का औद्योगिक समाज देखा, यूरोप में समाजवाद कैसे पैदा हुआ, समाजवादी कौन होते हैं वो देखा, समाजवाद के समर्थन में यूरोप में क्या क्या चीजें हुई वो देखा, और फिर रूसी क्रांति और रूस में समाजवाद की एंट्री होती है, और फिर रूस में लोग रूसी क्रांति करते हैं, और उसको हमने आपके समक्ष रखा। अब एक एक कर कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो उनका आंसर्स क्या करना है दोस्तों? आपको देना शुरू कर देना है, ठीक है जी। चलिए एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष अपने क्वेश्चंस को रखना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला
हमारा प्रश्न ये रहा कि यूरोप के जो रेडिकल लोग थे, है ना, यूरोप के अंतर्गत जो रेडिकल लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, वो निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के लिए थे, वो महिलाओं को मताधिकार देने की बात करते थे, या फिर बहुमत जनसंख्या की बात करते थे। आप सभी को पता है कि यूरोप के अंतर्गत जो रेडिकल लोग या फिर जिन्हें अतिवादी कहा जाता है वो पूरे तौर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे, महिलाओं के वोट की तो वो बात करते थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो रूढ़िवादी लोग थे उनमें क्या परिवर्तन आया, है ना। आप देखते हैं कि रूढ़िवादी लोग वो लोग होते हैं जो परिवर्तन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो रूस में या फिर यूरोप में जो ये रूढ़िवादी लोग थे, जब इन्होंने फ्रांस की क्रांति को देखा जो 1789 में हुई, तो इनको समझ में आया कि भाई हमें क्या करना होगा, हमें ना मुख्य तौर पर समाज के अंतर्गत जो बदलाव आ रहा है उसको धीरे धीरे अपनाना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। शुरुआत में ये नहीं कर रहे थे, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेके चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। औद्योगिकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? आप सभी को पता है कि जब रूस के अंतर्गत औद्योगिकरण हुआ, कारखाने बनने शुरू हुए, तो इससे मजदूरों के लिए घर बनाने, लोगों को काम ना मिलने और साफ सफाई की समस्या हुई। अर्थात उपरोक्त सभी समस्याएं हमें रूस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगला सवाल है कि 19वीं सदी से पहले यूरोप के, है ना, यूरोप के, है ना दोस्तों, क्या है यहां पर लिखा है यूरोप, 19वीं सदी से पूर्वार्ध में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा था? तो जो सबसे बड़ी मुद्दा हमें देखें कि यूरोप में औद्योगिकरण से पहले दिख रहा था कि वो कहां था, वो था कि जब तक कारखाने बड़े स्तर पर बने नहीं थे, तो उस समय तक आप देखते हैं कि लोगों के लिए घर की सुविधा नहीं थी और घर से निकलने वाली जो पानी की निकासी थी उसकी सुविधा नहीं थी। जब कारखाने बन गए उसके बाद फिर मजदूरों को परेशान किया गया और उनसे ज्यादा काम कराया गया। यहां पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल देखते हैं कि समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते हैं? समाजवादियों ने कहा कि भैया जी समाज के अंतर्गत जो भी परेशानियां, जो भी विवाद, जो भी झगड़े हमें देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है निजी संपत्ति या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति को अगर हटा देंगे, देश की सरकार अगर हर प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगी, तो समाज की सभी बुराइयां, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है कि मैजिनी राष्ट्रवादी था, है ना। तो मैजिनी मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों एक देश से संबंधित है जो इटली से संबंधित था और जो इटली को एक मजबूत देश बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोस्तों ये कौन थे? ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद को पूरे के पूरे यूरोप में और फिर दुनिया के हर एक देश में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगला सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कौन थे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के अंदर देना है कि वो रूसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, अंग्रेज समाजवादी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी वैसे हमारा सही है, लेकिन आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने और बताना है कि रॉबर्ट ओवन कौन था। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाजवाद कौन सा था? फ्रांसीसी समाजवाद मुख्य तौर पर किसके जरिए आप लोग देखते हैं कि बड़े तौर पर फैलता है, फूलता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखते हैं कि ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब होती है? ब्रिटेन के अंदर मजदूर दल की स्थापना कब होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको बताना है कि ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब हुई। लेबर पार्टी साल 1905 के अंतर्गत बनती है। अगला सवाल, रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो रूसी साम्राज्य में भिन्न भिन्न धर्म हमें दिख रहे थे, इसमें सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था? इसमें सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले लोग हमें दिखते हैं, है ना। पुरानी रूसी चर्च की विचारधारा को मानने वाले लोग, इस धर्म से संबंधित लोग सबसे ज्यादा थे रूस के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अगला सवाल है कि क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनसंख्या का काम क्या था? जब क्रांति नहीं हुई थी, साल 1917 में क्रांति हुई, इससे पहले रूस की अधिकतर जनता क्या काम कर रही थी, आपसे पूछा गया। और आप सभी को पता है कि वो कृषि करती थी। 85% जनता खेती के काम में लगी हुई थी और 15% कारखानों में काम करती थी। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, सवाल है कि क्रांति से पहले रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई थी 1896 से 1987 तक। यहां पर हम देखते हैं कि रूस के अंतर्गत जो सूती कारखाने थे उनमें भी जनता विरोध करती है। अगला सवाल हुआ, साल 1914 में रूस में निम्नलिखित दल अवैध बना दिए गए थे। तो साल 1914 तक आते आते रूस के अंतर्गत आप लोग देखते हैं जो बहुत से समाजवादी विचारधारा के समर्थक दल थे, जैसे रूसी समाजवादी वर्कर्स पार्टी, बोल्शेविक दल, मैग्नोवेशिक दल। जो वहां का राजा था ना, उसने सभी दलों को क्या बता दिया था? अवैध घोषित कर दिया था कि देश में ये सभी दल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये देश के लिए खतरा है, यानी कि राजा जार निकोलस के लिए खतरा है। इन सभी दलों को राजा ने समाप्त कर दिया था। अगला सवाल नहीं है। यहां तक हमने अपनी आज की क्लास में इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष रखा है और इनको जाना है। तो दोस्तों
ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने रूस में समाजवाद और इसकी क्रांति की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको आप सभी के समक्ष डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसके अंतर्गत हम लोग ये कहानी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा हमारा रूस रहा था, इसमें क्रांति किस तरीके से शुरू हुई और क्या क्या बड़े बदलाव हुए, कौन कौन बड़े बड़े नेता आए और जार निकोलस का क्या हुआ, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।